नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल KGM कक्षा पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम जैसा कि आपको पता है कि थंबनेल में जो दिख रहा है, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, रक्त स्कंदन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम आपको बता दें कि हम जेट, नीट या फिर 11th और 12th के लिए अपन यहाँ पर क्लासेज चलाते हैं बायोलॉजी की। नीट लेवल तक 11th से स्टार्ट करते हैं और नीट लेवल तक अपन बायोलॉजी की क्लासेज स्टार्ट करते हैं। तो अब हम जो ये टॉपिक चल रहा है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि 11th का टॉपिक है और नीट और जेट में तो लगता ही है। तो 11th का टॉपिक है, 11th की NCERT में ये आपको मिलेगा। 18वां चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, शरीर द्रव एवं परिसंचरण। उसी के अंदर एक रक्त पार्ट है, उस रक्त पार्ट का सबसे लास्ट टॉपिक बच रहा है रक्त स्कंदन। क्या दोस्तों? रक्त स्कंदन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रक्त स्कंदन होता क्या है जनरली। रक्त स्कंदन का मतलब सीधा सा इतना सा है कि जब हमें कभी भी चोट लगती है या कुछ भी कट लगता है, तो उसके बाद में कुछ मिनट बाद में या कुछ देर बाद में रक्त का बहना रुक जाता है। जैसे ही कटता है, कट लगने के बाद में यहाँ से कटा तो यहाँ से कट लगने के बाद में रक्त बहेगा, लेकिन थोड़ी देर बहने के बाद में रक्त का बहना रुक जाता है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मतलब जरूर शरीर में कोई ना कोई ऐसी प्रतिक्रिया हो रही होगी जो उस बहते हुए रक्त को रोकती है। अरे भैया, जब रक्त बह रहा है तो जरूर कोई ना कोई उसके सामने ब्लॉकेज आ रहा होगा, शरीर में कुछ ना कुछ तो चलता होगा ताकि हमारा ब्लड लॉस रुक सके। क्योंकि अगर नहीं रुकेगा तो हमारी जान चली जा सकती है, और हमारा शरीर तो ये चाहता नहीं है कि हमारी जान चाहिए, वो भी हमारा साथ देना चाहता है। तो शरीर में नेचर ने हमारे को एक ऐसी चीज़ दी है, एक ऐसी प्रोसेस दी है जिसके द्वारा अगर बाई द वे अगर हमारे कट लग भी जाता है, घाव हो भी जाता है, तो उससे ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। थोड़ी देर होने के बाद में वो क्या हो जाता है, ब्लड लॉस रुक जाता है, ब्लड का फ्लो है वो रुक जाता है। तो उसकी क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ही हम पढ़ने वाले हैं, और उस प्रोसेस को ही बोला जाता है रक्त स्कंदन। तो रक्त स्कंदन को जनरली आप लिख सकते हो, क्या किससे लिखोगे? जैसे कि रक्त स्कंदन है, हम पढ़ेंगे रक्त स्कंदन। इस रक्त स्कंदन को कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। क्या? ब्लड क्लॉटिंग। रक्त स्कंदन को क्या कहते हैं दोस्तों? ब्लड क्लॉटिंग इंग्लिश में कहते हैं। तो सीधा सा मतलब इसका इतना सा है कि चोटग्रस्त स्थान से चोट लगने के कुछ देर बाद में रक्त का स्वतः ही रुक जाना रक्त स्कंदन कहलाता है। क्या दोस्तों? चोटग्रस्त स्थान पर चोट लगने के कुछ देर बाद रक्त का बहना स्वतः ही रुक जाता है, जिसे रुक जाता है। इस प्रक्रिया को रक्त स्कंदन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रक्त स्कंदन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त स्कंदन कहते हैं। क्या कह रहा है ये कि चोटग्रस्त स्थान पर चोट लगने के कुछ देर बाद में रक्त का बहना स्वतः ही रुक जाता है, इस प्रक्रिया को रक्त स्कंदन कहते हैं। दोस्तों, यहां पर रटने का तो कुछ नहीं है। अरे ये तो हमारे को पता है यार कि चोट लगती है हमारे स्थान पर, हमारे कहीं भी चोट लगती है, चोटग्रस्त स्थान ये है। तो इस चोटग्रस्त स्थान पर चोट लगने के कुछ देर बाद में रक्त का बहना स्वतः ही रुक जाता है, इस प्रक्रिया को रक्त स्कंदन कहते हैं। आपके बोर्ड वगैरह में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का प्रश्न आता है, सिर्फ परिभाषा ही है इसकी। अब
मैं बात करता हूं कि रक्त स्कंदन है वो कहाँ होता है। अरे रक्त स्कंदन कहाँ चलेगा, कौन कौन इसमें भाग लेंगे, कैसे कैसे भाग लेंगे, तो उसी के अनुसार हम बताएंगे कि जो रक्त स्कंदन की सबसे मान्य थ्योरी है उसको बोला जाता है कैस्केड थ्योरी। इसे कैस्केड थ्योरी के द्वारा समझाया गया है। कैस्केड थ्योरी के द्वारा किसको समझाया गया है, इस ब्लड क्लोटिंग की जो प्रोसेस है उसको समझाया गया है। उसके बाद में मैं बताता हूं आपको, रक्त स्कंदन में 13 कारक भाग लेते हैं दोस्तों। रक्त स्कंदन में 13 कारक, इसमें 13 कारक भाग लेते हैं जिनको रक्त स्कंदन करने वाले कारक कहा जाता है, रक्त स्कंदन कारक कहा जाता है। रक्त स्कंदन में 13 कारक भाग लेते हैं जिन्हें रक्त स्कंदन कारक कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन कारकों को रोमन भाषा में लिखा जाता है। किस भाषा में, रोमन भाषा में। तो रक्त स्कंदन में 13 कारक भाग लेते हैं, 13 कारक भाग लेते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, रक्त स्कंदन कारक कहा जाता है, जिन्हें रक्त स्कंदन कारक कहा जाता है, कारक कहा जाता है। इन कारकों को किस भाषा में लिखते हैं, इन कारकों को रोमन भाषा में लिखते हैं, रोमन भाषा में लिखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर जो 2016 में लैब असिस्टेंट का एग्जाम लगा था कंपटीशन का, उसके अंदर ये प्रश्न आया था, ये स्टेटमेंट आया था कि रक्त स्कंदन कारकों को रोमन भाषा में लिखा जाता है, सत्य या असत्य इसको पहचानना था। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 13 कारक भाग लेते हैं, 13 कारक को रोमन भाषा में लिखा जाता है। किस भाषा में लिखा जाता है, रोमन भाषा में लिखा जाता है। किस थ्योरी के द्वारा इसको समझाया गया है, कैस्केड थ्योरी के द्वारा इसको समझाया गया है। और प्रोसेस होती है उसको रक्त स्कंदन कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने सुना होगा कि रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन कौन सा है, तो आपने ये जनरल साइंस में पढ़ा भी होगा कि रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है विटामिन के। तो वो विटामिन के सहायक तो होता है, ये तो आपने याद कर लिया। कभी ये सोचा दिमाग में कि वो सहायता किस तरीके से करता है, आखिर में रक्त स्कंदन की इतनी बड़ी प्रोसेस है उसमें क्या काम होता है विटामिन के का। आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा, तभी आप कंपटीशन को क्लियर कर पाओगे। आपको क्यों लगाना पड़ेगा हर एक सवाल के आगे। आपको मैंने बताया कि रक्त स्कंदन में विटामिन के सहायक है। क्या रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन, विटामिन के सहायक है। अब आप मेरे से ये सवाल करते कि सर विटामिन के सहायक है, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमारे को तो ये बताओ ना कि विटामिन के आखिर में सहायता क्या करता है, रक्त स्कंदन में आखिर में सहायता क्या कर रहा है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हालांकि आपके जनरल एग्जाम होंगे उनमें तो सवाल यही आएगा कि विटामिन के किस में सहायक होता है, रक्त स्कंदन में। सॉरी या ऐसे आ जाएगा रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन सहायक है, तो विटामिन के। लेकिन ये सहायता करता क्या है, ये करता है दोस्तों रक्त स्कंदन के जो कारक है, इन कारकों में से कुछ कारक होते हैं जिनका संश्लेषण करवाता है। ये रक्त स्कंदन कारकों के संश्लेषण में भाग लेता है, कारकों के संश्लेषण में भाग लेता है। अरे समझ में आ रहा है क्या, अरे बोलो यस और नो।
समझ में आई बात कि विटामिन के किस तरीके से सहायता करता है। विटामिन के क्या करता है, जो रक्त स्कंदन के जो कारक बनते हैं उन कारकों के संश्लेषण में भाग लेता है। जो 13 कारक बनेंगे इनको बनाने का काम करता है कौन, विटामिन के। हालांकि काम और भी कुछ करते हैं, और भी फैक्टर करते हैं, लेकिन उनमें एक पार्टिसिपेंट होता है विटामिन के। अरे समझ में आ गई किस तरीके से हम विटामिन के की सहायता लेंगे रक्त स्कंदन के कारकों के संश्लेषण के लिए। ओके, चलो इसको छापो एक बार। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल। अब हम इसके आगे बिल्कुल अच्छे से समझेंगे कि 13 कारक कौन कौन से हैं, उन कारकों के बारे में पढ़ेंगे हम। और 13 कारकों में से उसके बाद में जो प्रोसेस है ब्लड क्लॉटिंग किस तरीके से होता है, क्या क्या रिलीज होता है, शरीर क्या क्या एक्टिविटी करती है, उस चीज़ को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहिए तो, या फिर मैं अभी इसको मिटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो 13 कारक हैं उन 13 कारकों की। 13 कारकों के नाम हालांकि याद हो तो कर लेना, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूछेंगे नहीं कि 13 कारकों के नाम लिखो, लेकिन कुछ कारक जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में पता रखना जरूरी है कि कैल्शियम कौन से नंबर का कारक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन से नंबर का कारक है। ये सब चीजें अपने को याद रखनी पड़ती है। तो देखो 13 कारकों की बात करता हूं मैं, यहां पर लिख देता हूं रक्त स्कंदन कारक। क्या लिख देता हूं, रक्त स्कंदन कारकों के बारे में लिखता हूं। रक्त स्कंदन कारक, क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर। रक्त स्कंदन के कौन कौन से कारक हैं उनकी बात हम यहां पर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब रक्त स्कंदन कारकों की अगर मैं बात करता हूं तो पहली बात तो रोमन भाषा में लिखना है। तो सबसे पहले तो आप ये पता कर लो कि रोमन क्या होती है। रोमन में लिखेंगे, रोमन में लिखना है। रोमन कैसी होती है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक्सेट्रा। इस तरीके से अपने को इन कारकों को लिखा जाता है। अब जैसे कि आप बता देता हूं मैं आपको, ये फर्स्ट है, फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा, फोर्थ कौन सा होगा, फिफ्थ कौन सा होगा, सिक्स्थ कौन सा होगा। तो इन सब के बारे में अपन आपको बताते हैं। इनके नाम याद हो तो कर लेना, हम थोड़ी बहुत बनती में आई होगी वो ट्रिक भी बता देंगे इनकी। फर्स्ट आता है फाइब्रिनोजन। कौन सा आता है, फाइब्रिनोजन। सेकंड आता है प्रोथ्रोम्बिन। सेकंड कौन सा आता है दोस्तों, प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड आता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। फोर्थ आता है कैल्शियम, कैल्शियम +2। फिफ्थ आता है एसिलेरिन। सिक्स्थ आता है प्रो एसिलेरिन। इसी के जैसे सिक्स्थ आएगा, सेवंथ। अब सिक्स्थ आ गया, सेवंथ, फिर हम देखेंगे एट्थ, फिर हम देखेंगे नाइन्थ, फिर हम देखेंगे 10th, फिर 11th, 12th और 13। इन सब के बारे में हम नाम इनके पता करेंगे और क्या क्या करते हैं ये सब भी देखेंगे। जो 8th कारक है उस 8th का नाम, सॉरी 7th कारक है उस 7th का नाम होता है प्रोकन्वर्टीन। क्या होता है, प्रोकन्वर्टीन। 8th का होता है एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूल।
एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूल ए। उसके बाद में जो 9th आता है उस 9th का होता है एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूल बी, AHG-B। उसके बाद में 10th आता है स्टुअर्ट पावर फैक्टर। 11th आता है PTA, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। और जो 12th आता है हैगमैन फैक्टर। और जो 13 आता है उसको बोला जाता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। अब आप एक बार इन सब के नाम देख लेते हैं अपन कि 8 जो कारक है उनके क्या नाम है। एक बार दोबारा से मैं समझा देता हूं, विथ ट्रिक बता देता हूं कि फर्स्ट कहां से स्टार्ट होता है, एप से। तो एप से फाइब्रिनोजन। सेकंड है वो आपको याद रखना पड़ेगा, प्रोथ्रोम्बिन है। थर्ड टी से स्टार्ट होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। फोर्थ आपको कैल्शियम याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं बताने वाला हूं। पांचवा आता है एसिलेरिन, छठवां प्रोएसिलेरिन, पांचवा याद रख लो। उसके बाद में प्रोएसिलेरिन। 7 है कन्वर्टिन, तो 7 का किस से स्टार्ट होता है, सी से। 7 यानी सी, तो 7 का कन्वर्टिन से। 8 है तो 8 का ए से, मतलब 8 ऐसे स्टार्ट है, ये भी ऐसे स्टार्ट है। उसके बाद में AHG-B, ये याद रह जाएगा तो ये याद ही रहेगा। अब इस 10वें को कैसे याद करना है, 10वें का आपको पता है कि इंग्लैंड का खिलाड़ी है स्टुअर्ट बोर्ड, इंग्लैंड का तेज गेंदबाज स्टुअर्ट बोर्ड। तो वो कितने नंबर की टी शर्ट पहनता था, हालांकि वो 11 नंबर की पहनता था, लेकिन हम KGM कक्षा के अंदर उनको बुलाएंगे और उनको हम 10 नंबर की टी शर्ट पहनाएंगे। स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड का तेज गेंदबाज है, जो हमारे KGM क्लास में आए थे, KGM कक्षा में आए थे। और उनका नंबर कौन सा था, हमने 10th नंबर उनको दिया था। 10 नंबर स्टुअर्ट ब्रॉड है, ये पहनता था। अब 11 तो मतलब आप ये 10 याद कर लो। अगर ये नहीं करेगा, ये हमारे यहाँ पर आकर के नहीं पहनता है, हमारी कोचिंग में आकर के हमारी कोचिंग के नंबर की टी शर्ट नहीं पहनता, तो क्या करेंगे। अरे नहीं मानता है बच्चा तो पिटाई करनी पड़ती है। 11th 10वीं के बाद में क्या करनी पड़ेगी अपने को, 11th में पिटाई करनी पड़ेगी। पिटाई का मतलब पता लग गया, 11th यानी पिटाई। और उसके बाद में 12वां है, अगर पिटाई होगी तो किसका नाम है याद आता है, हे राम, तो मतलब हे 12वें के अंदर हैगमैन। और 13वां नंबर आता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। आपको मैं अभी ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस बताऊंगा उसमें बताऊंगा कि सबसे लास्ट पॉइंट होता है इसका, वो फाइब्रिन ही बनता है। फाइब्रिन के थ्रेड बनते हैं, फाइब्रिन जाल बनता है। उस जाल को स्टेबलाइज कौन करता है, 13वां रक्त स्कंदन कारक है, उसी के आधार पर इसका नाम पड़ गया फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। अब ये क्या है, AHG क्या है, AHG दोस्तों होता है एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूल। एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है यहां पर आपने एक रोग सुना होगा हीमोफीलिया, एक वंशागत रोग होता है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, आपको इतना तो पता है कि उस रोग में रोगी का रक्त स्कंदन नहीं हो पाता है, उस रोगी का रक्त स्कंदन नहीं हो पाता है। लेकिन कभी ये सोचा कि ऐसा क्या होता है उस रोगी में, ऐसा क्या हो जाता है, ऐसी कौन सी जीन उसको मिल जाती है, कौन सी जीन उसको नहीं मिलती है, जिससे कि वो क्या होता है, रक्त स्कंदन नहीं हो पाता है। भाई हीमोफीलिया के जो भी रोगी होते हैं, ये आपको पता है कि इंग्लैंड की जो विक्टोरिया महारानी थी उनमें भी था, उनसे वंशागत हुआ है ये। अगर कट लग गया तो फिर उसका ब्लीडिंग रुकेगा नहीं। तो ये जो 8वां कारक होता है,
ये हमारे शरीर में एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूल नाम इसका इसीलिए पड़ा था क्योंकि ये 8वां कारक जिस जीन पर उपस्थित होता है वो जीन अगर बच्चे में नहीं आ पाता है, अगर ये जीन बच्चे में नहीं आ पाता है तो क्या होगा, यहां से चेन टूट जाएगी और रक्त का स्कंदन हो पाएगा क्या? अरे नहीं हो पाएगा ना। अगर हीमोफीलिया वाले रोगी में क्या होता है कि हीमोफीलिया के जो रोगी होते हैं उनका जो क्रोमोसोम होता है उसमें जो जीन होती है उस जीन में 8वें नंबर का जो कारक है, अगर उसको हीमोफीलिया तो 8वें नंबर का कारक एब्सेंट होगा उसके जीन में। अगर ये एब्सेंट है तो 9वें, हीमोफीलिया बी हो तो उसको 9वें नंबर का कारक एब्सेंट होता है उसके जीन में। उस वजह से वहां पर क्या बन नहीं पाता है, ये रक्त स्कंदन की प्रोसेस नहीं हो पाती है क्योंकि यहां तक पहुंचना अपने को, यहां से स्टार्ट करना फाइब्रिनोजन से और यहां तक पहुंचना होता है तो यहां तक पहुंच नहीं पाएगा और ब्लड की क्लोटिंग हो नहीं पाएगी। उसके बाद में पीटीए, इसका भी नाम आप लिख लेना, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुल बी होगा। पीटीए का मतलब होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक एंटीसीडेंट, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, इस पीटीए का फुल फॉर्म होता है। अरे समझ में आ गया क्या? ब्लड क्लोटिंग के अंदर अब एक पॉइंट ये बच रहा है कि चौथा कारक सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? चौथा कारक कैल्शियम कारक होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि रक्त स्कंदन की जो कैस्केड थ्योरी दी थी उसमें उसने बताया था कि रक्त स्कंदन 3 कारकों में पूर्ण होता है, 3 चरणों में पूर्ण होता है। रक्त स्कंदन के कितने चरण होंगे दोस्तों? 3 चरण होंगे। तो उन तीनों चरणों में कैल्शियम का योगदान अहम रहता है। रक्त स्कंदन के तीनों चरणों में सम्मिलित होता है प्रेजेंट। रक्त स्कंदन के तीनों चरणों में प्रेजेंट होता है कौन? कैल्शियम आयन। यानी रक्त स्कंदन की जो भी प्रोसेस चलेगी उस प्रोसेस में कैल्शियम के बिना काम नहीं होगा। तो इस पूरी प्रोसेस में अगर ये सभी चरणों में उपस्थित है तो इसका मतलब क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। रक्त स्कंदन में अहम भूमिका निभाने वाला कारक कौन सा होता है? आपको टिक करना है फोर्थ का मतलब या तो फोर्थ पूछेगा या कैल्शियम पूछेगा, कोई सा भी, या कैल्शियम दिया होगा या फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ देगा। तो आपको क्रम वाइज ये याद रखने हैं कि फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट एफ से फाइब्रिनोजन, सेकंड प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड टी से थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ कैल्शियम, फिफ्थ एसिलरिन, सिक्स्थ प्रोएसिलरिन, सेवंथ है प्रो कन्वर्टिन 7C से C, एट्थ का ए से ए एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुल ए, नाइन्थ का एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुल बी, ये भी हीमोफीलिया को रोगी में नहीं होता है। स्टुअर्ट पावर फैक्टर 10th है, उसका नाम हमने बताया कि स्टुअर्ट ब्रॉड को हमने 10 नंबर की टी शर्ट पे नहीं, लेकिन वो माना नहीं तो हमने पिटाई की उसकी, 11वें नंबर पे पिटाई की। तो 12वें नंबर पे उसने हे राम को याद किया है। तो 12वें नंबर पे किसको याद किया? हैगमैन फैक्टर को। 13वां नंबर होगा लास्ट प्रोसेस है, तो फाइब्रिन जो बन गया उसको स्टेबलाइज तो करना पड़ेगा, तो उसको स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है, उसको बोला जाता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। इस तरीके से आप इन रक्त स्कंदन के कारकों के बारे में पढ़ सकते हो। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन के बारे में भी आपको बता दूं मैं, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, जैसे ही रक्त स्कंदन की फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होती है, प्रथम चरण में सम्मिलित होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये हम आगे अभी देखने वाले हैं। अगर आपने ये छाप लिया हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया आपको तो आप मेरे कॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में या नीचे जो भी नंबर दिया गया है आपको वहां पर कॉल कर लो, मैसेज कर लो, कुछ भी कर सकते हो आप। ओके, अब हम बात करते हैं रक्त स्कंदन की जो प्रोसेस है कि आखिर में क्या प्रोसेस रक्त स्कंदन की, कैस्केड थ्योरी क्या कहती है, किस तरीके से ये रक्त स्कंदित होता है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं चलती है। 3 चरण है, 3 चरण में क्या क्या होता है वो सब हम यहां पर देखने वाले हैं। रक्त स्कंदन की जो प्रोसेस होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है, देखो भाई, रक्त स्कंदन होगा तो यहां से, जैसे मान लो यहां से मेरा कट लगा,
अगर यहां से मेरे कट लगता है तो क्या करना पड़ेगा? यहां पर कौन है? स्किन है। स्किन क्या है? एक ऑर्गन है, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? स्किन या त्वचा होती है। तो इस अंग के पास में ऊतक होंगे, ऊतक से छोटी कोशिकाएं होंगी, सही बात है। तो यहां से कटा तो कौन डैमेज हो रहा है? मतलब इस स्किन का ऊतक डैमेज हो रहा है, ऊतक डैमेज हो रहा है। तो क्लोटिंग स्टार्ट कहां से होती है? टिश्यू डैमेज हुआ, टिश्यू डैमेज हुआ मतलब कट लगा। टिश्यू का मतलब ऊतक। कौन? ऊतक। अगर टिश्यू डैमेज हो रहा है तो अपने शरीर का जो ऊतक है वो क्या करता है? तीसरा जो रक्त स्कंदन कारक है थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो रिलीज करता है। तो उसका नाम हो गया टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। उस कारक का क्या नाम हो गया? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, या इसको एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोला जाता है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। और उसी के साथ में रक्त की जो प्लेटलेट्स होती है, आपने प्लेटलेट्स पढ़ी थी, तब मैंने आपको बताया था कि ये प्लेटलेट्स क्या काम करती है? रक्त स्कंदन में सहायक होती है। तो रक्त स्कंदन में किस तरीके से सहायक होती है? यहां प्लेटलेट्स से भी कौन सा तीसरा कारक निकलता है, उसका नाम क्या होगा? प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन सा कारक है? ये थर्ड कारक है। तीसरा रक्त स्कंदन कारक है। कौन सा कारक है ये? तीसरा रक्त स्कंदन कारक है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ही है। अच्छा, अब आपके सवाल में ये आ रहा होगा कि सर ये थ्रोम्बोप्लास्टिन होता क्या है जनरली? अरे कुछ नहीं है, थ्रोम्बोप्लास्टिन लिपिड्स है, फोस्फोलिपिड्स एंड ये मतलब लिपोप्रोटीन्स है, फोस्फोलिपिड्स है और लिपोप्रोटीन से मिलकर के बना होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। अरे समझ में आ रही की बात? अब क्या होता है, ये तो कौन सा था? प्रथम चरण था। प्रथम चरण। प्रथम चरण में क्या होता है? ऊतक जैसे ही डैमेज होता है, डैमेज होने के बाद में ऊतक से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है। अब ऊतक बाहर है अपने, तो बाहर से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा, उसको क्या बोलेंगे? एक्सो बार के लिए लेते हैं। रक्त के अंदर कौन है? प्लेटलेट्स है, तो प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन को क्या बोल देंगे अपन? एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोल देते हैं, क्योंकि अंदर से आता है। तीसरा रक्त स्कंदन कारक है। अब ये क्या करते हैं बेचारे, ये दोनों मिलकर के ये मिलते हैं कैल्शियम के साथ में, कैल्शियम +2 के साथ में, और एक एंजाइम का निर्माण करते हैं। उस एंजाइम का नाम है प्रोथ्रोम्बाइनेज। प्रोथ्रोम्बाइनेज क्या नाम है इस एंजाइम का? प्रोथ्रोम्बाइनेज या थ्रोम्बोकाइनेज, या थ्रोम्बोकाइनेज। अब सबसे बड़ी बात एक यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं तब तक तो आपके दिमाग में ऐसा सवाल आएगा नहीं। आपने पढ़ा है कि यार जो ये होता है ना हिपेरिन, मैंने आपको बताया था एंटीकोगुलेंट होता है। हिपेरिन होता है रक्त वाहिनियों में रक्त के स्कंदन को रोकता है। अगर हिपेरिन नहीं होता तो रक्त स्कंदन तो कहां हो सकता था? रक्त वाहिनियों में वो हो सकता था। भाई रक्त वाहिनियों में रक्त जमता क्यों नहीं है? रक्त वाहिनियों में रक्त इसीलिए नहीं जमता है क्योंकि वहां पर कौन होता है? हिपेरिन होता है, और हिपेरिन होता है वो रक्त के स्कंदन को रोकता है, इसीलिए उसको एंटीकोगुलेंट या प्रति रक्त स्कंदनकारी कहा जाता है। तो यहां पर नहीं आएगा क्या? वो यहां पर नहीं आएगा क्या? हिपेरिन लट लेके खड़ा नहीं होगा क्या वो कि यार नहीं होने दूंगा, मैं यहां पर जब तक जिंदा हूं तब तक मैं ये काम नहीं होने दूंगा, स्कंदन नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरी ड्यूटी है रक्त के स्कंदन को रोकना। तो जब तक मैं रहूंगा मैं नहीं करने दूंगा भाई साहब। तो ये क्या करेंगे, इस टीम ने एक योजना बनाई। अरे जब हमारे को कोई युद्ध जीतना होता है
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो मजबूत स्तंभ है, जो सामना करने वाले हैं, उनको मिटाते हैं। तो उसी तरीके से इन्होंने टेंडर दिया इस थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बाइनेज को कि बेटा एक हिपेरिन नामक योद्धा बैठा हुआ है, उस हिपेरिन को मारना है तुझे। इन्होंने क्या की, इस थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बाइनेज को सुपारी दी कि आपको क्या करना है, हिपेरिन को मारना है। क्यों मारना है पूछा इसने, बोले इसको मारे बगैर हम ये युद्ध नहीं जीत सकते। अरे यार, किसी बिल्डिंग में घुसना तो सबसे पहले हमें गार्ड को मारना पड़ेगा, तो ये गार्ड है, घुसने नहीं देगा ये। तो सबसे पहले तो ये क्या करेगा, हिपेरिन को निष्क्रिय करता है। क्या करता है दोस्तों, हिपेरिन को निष्क्रिय करता है। प्रोथ्रोम्बाइनेज हिपेरिन को निष्क्रिय करता है। निष्क्रिय क्यों करता है, क्योंकि हिपेरिन क्या होता है, प्रतिरक्त स्कंदनकारी। हिपेरिन क्या होता है, प्रतिरक्त स्कंदनकारी। अब हिपेरिन तो प्रतिरक्त स्कंदनकारी होता है, तो प्रोथ्रोम्बाइनेज आकर के सबसे पहले तो करेगा हिपेरिन को निष्क्रिय, उसके बाद में आगे की प्रोसेस चलेगी। अब ये प्रोथ्रोम्बाइनेज है, हिपेरिन को तो कर दिया इसने निष्क्रिय, फिर ये कैल्शियम आयन के साथ में मिलता है, और कैल्शियम आयन के साथ में मिलकर के जो निष्क्रिय अवस्था में प्रोथ्रोम्बिन पड़ा है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, कौन, प्रोथ्रोम्बिन, कौन, प्रोथ्रोम्बिन है। तो इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा, थ्रोम्बिन में बदल देगा। ये निष्क्रिय अवस्था में पड़ी हुई एक प्रोटीन ही तो है। अरे प्रोथ्रोम्बिन क्या है, प्रोटीन है। क्या है ये, निष्क्रिय प्रोटीन है। क्या है, निष्क्रिय प्रोटीन है। ये निष्क्रिय प्रोटीन किस में बदल जाती है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में या प्रोथ्रोम्बाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। प्रोथ्रोम्बिन जो कि निष्क्रिय अवस्था में प्रोटीन रहती है, उससे सक्रिय प्रोटीन में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, सक्रिय प्रोटीन, सक्रिय अवस्था में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, ये निष्क्रिय अवस्था में जो प्रोटीन पड़ी थी ये सक्रिय हो जाती है। अब ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या करता है, ये फिर से कैल्शियम के साथ में मिलेगा और खेल खेलेगा आगे का। तो कैल्शियम के साथ में मिलकर के ये फाइब्रिनोजन जो होता है, क्या होता है, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन होता है। उस फाइब्रिनोजन को किस में बदलता है, फाइब्रिन में बदलता है। किस में बदलता है, फाइब्रिन में। भाई ये जो थ्रोम्बिन बना है ना, सक्रिय हो गया, ये थ्रोम्बिन जो फाइब्रिनोजन पड़ा है, और ये फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में क्या होता है, घुलनशील होता है। प्लाज्मा में क्या होता है, ये घुलनशील है, घुलनशील है। किसमें, प्लाज्मा में घुलनशील है। इससे ये क्या बना देगा, फाइब्रिन बना देगा, जो क्या हिस्सा होता है, अघुलनशील होता है, अघुलनशील होता है। कैसा होता है, फाइब्रिन अघुलनशील। अब ये फाइब्रिन क्या बनाएगा, फाइब्रिन जाल बनाएगा। फाइब्रिन थ्रिड, थ्रिड का मतलब होता है इस तरीके से जाल बना लेगा ये, और रक्त की जो कणिकाएं हैं वो इस तरीके से आकर के इसमें अटक जाएगी। इस तरीके से ये क्या बना लेगा, फाइब्रिन थ्रिड या फाइब्रिन जाल बना लेगा। ये फाइब्रिन जाल, भाई जाल बन जाएगा, जाल के अंदर रक्त की कणिकाएं आकर के फंस जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, रक्त का स्कंदन हो जाएगा। एक बार आप और समझ लो, प्रथम चरण था टिश्यू डैमेज हुआ, तीसरा रक्त स्कंदन कारक है
टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन निकला, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन निकला। वो कैल्शियम जो कि चौथा रक्त स्कंदन कारक होता है, कैल्शियम क्या है, चौथा रक्त स्कंदन कारक है, फोर्थ है, चौथा रक्त स्कंदन कारक है जो कि प्रोथ्रोम्बाइनेज या थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बनाता है। ये क्या है, एंजाइम है। क्या है, ये एंजाइम है। तो ये एंजाइम सबसे पहले क्या करता है, हिपेरिन को निष्क्रिय करता है। मतलब प्रथम चरण यहां तक कंप्लीट हो चुका है, प्रोथ्रोम्बाइनेज या थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बन गया, हिपेरिन को निष्क्रिय कर दिया। अब ये कैल्शियम के साथ में मिलकर के और प्रोथ्रोम्बिन बना लेता है। सेकंड चरण यहां से स्टार्ट हो गया। दूसरा चरण, ठीक है। अब दूसरा चरण होगा, दूसरे चरण में क्या होता है, जो ये प्रोथ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बाइनेज है वो कैल्शियम के साथ में मिलता है। कैल्शियम कौन सा है, वही चौथा कारक है, वही चौथा कारक कैल्शियम है। इस कैल्शियम के साथ में मिलकर के प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय अवस्था में जो प्रोटीन बनी रहती है उसको सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देता है। कौन, ये प्रोथ्रोम्बाइनेज। अब ये प्रोथ्रोम्बाइनेज हो गया, पर दूसरा चरण यहां तक हो गया। जो दूसरा चरण था वो यहां तक हो गया दोस्तों। अब यहां से स्टार्ट होता है तीसरा चरण। कौन सा, तीसरा चरण। और तीसरे चरण का ये प्रोसेस है, ये दूसरे चरण का प्रोसेस था, ये पहले चरण का प्रोसेस था। तो इस तरीके से 3 चरण पूरे हो चुके हैं। प्रथम चरण में जब उत्तक डैमेज होता है तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है, तीसरा रक्त स्कंदन कारक है। और ये प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन जो थर्ड कारक है वो साथ में मिलकर के कैल्शियम आयन के साथ में मिलकर के प्रोथ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का निर्माण करते हैं। ये प्रोथ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम हिपेरिन को सबसे पहले निष्क्रिय करेगा, क्योंकि वो एक प्रतिरक्त स्कंदनकारी होता है। और प्रतिरक्त स्कंदनकारी होने की वजह से क्या होगा, ये क्या होता है, प्रतिरक्त स्कंदनकारी होता है। और प्रतिरक्त स्कंदनकारी का काम क्या होता है, रक्त स्कंदन को रोकना। तो वो ये जब तक रहेगा, वो प्रतिरक्त स्कंदनकारी जब तक रहेगा, रक्त का स्कंदन नहीं हो पाता, तो सबसे पहले इसको मारेंगे। उसके बाद में ये कैल्शियम आयन के साथ में मिलता है और प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बदल देता है। निष्क्रिय अवस्था में जो प्रोटीन पड़ी रहती है प्रोथ्रोम्बिन, उसको सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देता है। सक्रिय थ्रोम्बिन कैल्शियम आयन के साथ में फिर से वही चौथा कारक उसके साथ में मिलकर के फाइब्रिनोजन जो कि घुलनशील होता है उसको अघुलनशील फाइब्रिन में बदलती है। और अघुलनशील फाइब्रिन से क्या होगा, ये प्लाज्मा में अघुलनशील है और ये फाइब्रिन थ्रिड, आगे जाके फाइब्रिन का, थ्रिड का मतलब होता है जाल, थ्रिड का मतलब होता है जाल। ये फाइब्रिन का जाल बना लेंगे जिनके अंदर रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं आकर के क्या हो जाती है दोस्तों, फंस जाती है और रक्त स्कंदन पूर्ण होता है। इस तरीके से रक्त स्कंदन कंप्लीट होता है। हाँ दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मेरे दिमाग में एक सवाल और आ रहा है कि यार, आपके दिमाग में भी आएगा, अभी मैं लाऊंगा कि सर हमारे को ये बताओ, फिर वो जो रक्त डोनेट करते हैं हम, उस डोनेट किए हुए रक्त को जो ब्लड बैंक में रखा जाता है उसमें क्या कुछ हो रहा है, उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि ब्लड बैंक में रक्त क्लोट क्यों नहीं हो रहा है, ब्लड बैंक में रक्त जम क्यों नहीं रहा है। ऐसा क्या कर देते हैं ब्लड बैंक वाले कि रक्त का जमाव नहीं हो पाता है वहां पे, क्योंकि रक्त जम जाएगा तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, काम में नहीं ले सकेंगे। तो हम उसी के बारे में हम आपको आगे चर्चा करते हैं। 2 लाइन लिखाना है। तो रक्त स्कंदन में, ब्लड बैंक में रक्त स्कंदित क्यों नहीं होता है, सवाल ये है मेरा। अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। आप यार लाइव इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं बोल नहीं रहा हूँ तो बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके। और आप मेरे को लाइव चैट कीजिए अगर आपको टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हो तो। और अगर टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो हालांकि कमेंट्स पे ध्यान अगर मैं पढ़ाते टाइम पे दूंगा तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे। और दूसरी बात, आप पढ़ते टाइम पे कमेंट्स पे ध्यान भी मत दिया करो। आपको जो भी प्रश्न आती है आप लिख लिया करो और उसके बाद में आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दिया करो, मैं आपको बता दूंगा क्या प्रश्न है। अब मेरा सवाल ये है कि ब्लड बैंक में, क्वेश्चन क्या है, ब्लड बैंक में रक्त
स्कंदित क्यों नहीं होता है? रक्त स्कंदित क्यों नहीं होता? ब्लड बैंक में रक्त स्कंदित क्यों नहीं होता है? अरे पता है क्या किसी को? तो देखो सुन लो दोस्तों, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा EDTA, इडाटा। इसका पूरा नाम होता है इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, या हुआ सोडियम ऑक्जेलेट, या हुआ सोडियम ऑक्जेलेट, या हुआ सोडियम सिट्रेट, एक्सेट्रा। कैल्शियम बाइंडिंग प्रोडक्ट, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोडक्ट है, मतलब फ्री कैल्शियम को ये बांध लेते हैं। तो इसका सवाल भी यही है, इसका आंसर भी यही है कि जो ब्लड बैंक होता है, उस ब्लड बैंक में जो रक्त होता है, उस रक्त में क्या करते हैं वो ये प्रोडक्ट मिला के रखते हैं। या तो इडाटा मिलाएंगे, सोडियम ऑक्जेलेट या सोडियम सिट्रेट, उसमें मिला देते हैं। उससे क्या होता है कि जो रक्त में फ्री कैल्शियम आयन है, ये कैल्शियम आयन जो फ्री है उसको क्या कर लेंगे, ये बाइंड कर लेंगे, बांध लेंगे। और आपको बता दूं कि जो रक्त स्कंदन में सबसे महत्वपूर्ण चरण है वो कौन सा है? चौथा कारक कैल्शियम। तो अगर कैल्शियम नहीं होगा तो पूरी प्रोसेस रुक जाएगी, और प्रोसेस रुक जाएगी तो रक्त का स्कंदन नहीं हो पाएगा। अरे समझ में आया क्या दोस्तों? ब्लड बैंक में रक्त स्कंदित क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें ये मिला देते हैं, क्योंकि ब्लड बैंक में इडाटा, सोडियम और सोडियम ऑक्जेलेट और सोडियम सिट्रेट मिलाते हैं। लिख देता हूं मैं इनको, ब्लड बैंक वाले ब्लड में मिलाया जाता है, ब्लड में मिलाया जाता है, जिससे फ्री कैल्शियम, जिससे जो कैल्शियम है ये कैल्शियम आयन को बांध लेते हैं, बांधकर रक्त स्कंदन को रोकते हैं। समझ में आ गई? ब्लड बैंक में रक्त स्कंदित क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें EDTA, सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम सिट्रेट जैसे कैल्शियम बाइंडिंग प्रोडक्ट उनमें मिलाकर के रखते हैं, जिससे क्या होता है इनको उस ब्लड में मिला करके रखते हैं, जिससे कैल्शियम बाइंडिंग प्रोडक्ट होते हैं और कैल्शियम को बाइंड कर लेते हैं। कैल्शियम को बाइंड कर लेने से रक्त की स्कंदन की प्रोसेस रुक जाएगी। ठीक है? अरे समझ में आ गई बात है? अब चाहे कैसा भी सवाल आए, आपको कोई नहीं हरा सकता है। कोई भी कंपटीशन में आप इस ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल सोल्व करो, आपके कंप्लीट हो ही जाएंगे। अरे बोलो यस और नो, अरे बोलो यस और नो। ठीक है? ओके। इसी तरीके से आपका ये ब्लड का जो भी टॉपिक था, पूरा चैप्टर ब्लड का कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब देखो यार, आपका नीट का एग्ज़ाम लगेगा, और अब की बार तो मतलब सभी एग्ज़ाम, जैसे कि नीट के द्वारा ही कौन कौन से एडमिशन मिलेगा, MBBS हुआ, BDS हुआ, BMS, BHMS, BUMS, और उसके बाद में नर्सिंग, पैरामेडिकल और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट नर्सिंग, ये सब हो सकते हैं। नर्सिंग, पैरामेडिकल वगैरह भी इसी नीट में हो सकता है, और एम्स तो है ही, खैर एम्स में जो भी होना है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है, नीट का पूरा सिलेबस पढ़ना है। नीट की एग्ज़ाम देकर ही आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।